हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अमित टिमरी क्लासेस में। तो आज की हमारी जो तीसरी वीडियो है, आपका तीसरा चैप्टर है उद्योग नीतियां और प्रदर्शन। आपकी जो किताब है भारत में आर्थिक विकास और नीति भाग 2 के अंतर्गत ये तीसरा चैप्टर है आपका। अब तक हम 2 चैप्टर यानी 2 वीडियोस कर चुके हैं। ठीक है, वो वीडियोस हमने जो पढ़ी थी वो बोर्ड के थ्रू मैंने बनाई थी। लेकिन ये वाली जो वीडियो है, तीसरे चैप्टर की जो वीडियो है, मैं इस तरीके से बना रहा हूँ क्योंकि इसमें जो जो चैप्टर है वो बहुत सारे छोटे-छोटे टॉपिक्स से मिलकर बना हुआ है। तो अगर मैं इसे बोर्ड पे बनाने लगूँ तो ये लगभग बहुत ही बड़ी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि फिर सब चीज़ें अननेसेसरी चीज़ें जो है ब्रॉड होती चली जाएँगी। तो आपको उतना ही पढ़ना है जितना कि आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो इस तरीके से मैं आपको ये वाला चैप्टर जो है इसी बुक से ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। औद्योगिक नीतियाँ और प्रदर्शन। तो बेसिकली इस चैप्टर में किस चीज़ की बात की गई है? मेनली इस चैप्टर में जो है उद्योगों के विकास की बात की गई है कि भारत में जो है औद्योगिकरण किस प्रकार हुआ, उद्योगों का विकास किस प्रकार हुआ और कौन-कौन सी नीतियाँ सरकार के द्वारा अपनाई गई, जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन नीतियों की क्या कमियाँ थी, ठीक है? उन सभी चीज़ों को इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है, ठीक है? तो बेसिकली हम इस चैप्टर को सबसे शुरू में जब हम पढ़ते हैं तो बेसिकली हम इस चैप्टर को 2 भागों में बाँट सकते हैं। पहला भाग तो ये कि स्वतंत्रता पूर्व और दूसरा स्वतंत्रता पश्चात, यानी कि स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद क्या-क्या उद्योगों की स्थिति थी भारत में, उस चीज़ को हमें समझना ज़रूरी है। तो जब हम 1947 से पहले भारत की बात करते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि भारत ब्रिटेन का एक उपनिवेश था, यानी कि ब्रिटेन का भारत के ऊपर कब्जा था और ब्रिटिश सरकार ही भारत को अपने अकॉर्डिंग चलाती थी। ठीक है, सर्वप्रथम ब्रिटेन यानी कि जो कि यूरोप का एक देश है, ब्रिटेन, वहाँ सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी लगभग 1750 के आसपास और यूरोपीय राष्ट्रों ने वहाँ से तरक्की करना शुरू किया था। ठीक है, औद्योगिकरण का क्या मतलब होता है? इसका सिंपल सा ये मतलब होता है कि जो उत्पादन है वो अब हाथों की बजाय किससे होगा? अधिक से अधिक मशीनों से। ठीक है, बड़े-बड़े उद्योगों की स्थापना की गई और उसमें मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा। उत्पादन जो था वो पहले की तुलना में, जहाँ पहले उत्पादन हाथों से होता था, इंसानों के द्वारा किया जाता था, वहीं अब उसको रिप्लेस करके किसका अधिक से अधिक उपयोग होने लगा? मशीनों का उपयोग होने लगा, बड़े-बड़े संयंत्रों का उपयोग होने लगा। ठीक है, बड़ी-बड़ी मशीनरीज़ का उपयोग होने लगा, जिससे क्या उत्पादन कई गुना बढ़ गया पहले से ज़्यादा। और फिर उस उत्पादन के लिए बड़े बाज़ार की भी खोजबीन की जाने लगी दुनिया भर में। तो इन्हीं सब के चलते जो ब्रिटेन था, वो ताकतवर हुआ और उसने दुनिया भर में अपने उपनिवेश बनाए, यानी कि दुनिया भर में देशों पर अपना कब्ज़ा करना चालू किया है। ऐसे ही उसमें से एक देश कौन था? भारत भी था। ठीक है? तो भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का एकमात्र उद्देश्य क्या था? उद्देश्य एक ही था ब्रिटेन का कि भारत से जो जितने भी चीज़ें हैं, यानी कि भारत में जो संसाधन मौजूद है, चाहे वो कृषि के संसाधन हो, चाहे वो खनिज संसाधन हो या अनेक प्रकार के जो भी संसाधन है, उनका जो है उपयोग किया जाए, उनको एज अ रॉ मटेरियल उपयोग किया जाए, कच्चा माल उनसे उत्पादित किया जाए और उस कच्चे माल को ब्रिटेन में जाकर जो है पक्के माल में, यानी कि तैयार माल में परिवर्तित किया जाए और वापस दुनिया भर में उसको बेचा जा सके। ठीक है, तो भारत में उनको जो है सबसे आसान सुविधा मौजूद थी और उन्होंने भारत के संसाधनों का दोहन मतलब जो है ज़्यादा से ज़्यादा अंधे तरीके से उपयोग करना। भारत के जो संसाधन थे उनका उपयोग किया अंधे तरीके से। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए कभी भी कृषि क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। यानी कि ब्रिटिशर्स ने जो था भारत में कृषि क्षेत्र में विकास किया, औद्योगिक क्षेत्र में विकास किया, लेकिन जो उनका विकास करने का जो उद्देश्य था वो सिर्फ़ एक ही था कि किसी तरह वो उस भारत से कच्चे माल को उपयोग करके ले जाकर ब्रिटेन में माल को तैयार करे, यानी कि उत्पादन अधिक से अधिक करे। यानी कि उनका उद्देश्य कभी भी ये नहीं था कि भारत का विकास हो। ठीक है, उन्होंने भारत में रेलवे प्रणाली का विकास किया। ठीक है, इसका भले श्रेय हम जो है ब्रिटिशर्स को दे दें। ठीक है, उन्होंने सिंचाई प्रणाली का विकास किया ताकि भारत में जो कृषि है वो अच्छी हो सके और भारत में व्यापारिक फसलों को अधिकतम उत्पादन किया जा सके। ठीक है, रेलवे प्रणाली को बेहतर किया जा सके। ठीक है, वो अंग्रेज़ों ने किया, क्यों किया? ताकि आवागमन आसान हो, जो सामान है, जो कच्चा माल है, तैयार माल है, उसका आवागमन यानी कि उसको लाना ले जाना आसान हो, सस्ता हो।
ठीक है। भले सब इन सभी चीज़ों का ब्रिटिशर्स ने जो है भारत में विकास किया, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही था कि वो किसी तरह ब्रिटेन का जो है विकास कर सके, ठीक है, ना कि भारत का। इसलिए उन्होंने भारत के संसाधनों का बहुत ज़्यादा शोषण भी किया, ठीक है, अंधा दोहन किया। ये यहाँ पर इसमें बताया गया है। औद्योगिक परिदृश्य एक तरफा औद्योगिक विकास को दर्शा रहा था, यानी कि जो ब्रिटिशर्स के द्वारा या फिर हम कहें शुरुआती सालों में, जो भारत की आज़ादी के बाद से शुरुआती सालों में जो था जो औद्योगिक विकास था वो बेसिकली वन साइडेड था। वन साइडेड का मतलब ज़्यादातर किस पर फोकस किया गया था? उपभोक्ता वस्तुओं पर, ठीक है। दो तरीके की वस्तुएं होती हैं, एक तो उत्पादक वस्तुएं होती है, दूसरी उपभोक्ता वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती है? ऐसी वस्तुएं जो सिर्फ एक बार कंज्यूम होकर वो उससे कोई भी आप जो है प्रॉफिट जनरेट नहीं करते, या फिर उससे कोई भविष्य में कुछ ऐसा नया उत्पादन करने की क्षमता नहीं रखते, ठीक है। मान लिए कपड़े हो गया, खाना हो गया, या फिर इस तरीके की चीज़ें उत्पादन करना जो कि सिर्फ वन टाइम यूज़ हो और उसको उपभोक्ता के लिए, उपभोक्ता मतलब अपने लिए, उपभोक्ता जो कस्टमर है वो सिर्फ एक बार यूज़ कर ले, ठीक है। इस तरीके की वस्तुओं का ज़्यादा उत्पादन किया गया, बजाय किसके? पूंजी निर्माण के। पूंजी निर्माण का मतलब बजाय एसेट्स के, ठीक है। एसेट्स को तैयार नहीं किया गया। जैसे 1953 में उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादक वस्तुओं के अनुपात तुलना में कितना था? 62 और 38 का। यानी कि अगर टोटल 100 वस्तुएं उत्पादित की जा रही हैं, मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, मान लीजिए 100 वस्तुएं कुल उत्पादन की जा रही हैं, तो उसमें से 62 वस्तुएं ऐसी थी जो कि उपभोक्ता वस्तुएं थी, यानी कि उपभोक्ता उनको यूज करेगा और खत्म, उससे भविष्य में कोई भी चीज नई जनरेट नहीं होगी। और सिर्फ 38 ऐसी वस्तुएं उत्पादित होती थी 100 में से जो कि भविष्य में अन्य उत्पादन कर सके। मान लिया 38 में कोई मशीनें हो गई बहुत सारी, या फिर जो है एक तरीके की कुछ वैसा उद्योग हो गया जो कि भविष्य में, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें स्टील की या लोहे की, तो उसका लोहा और स्टील का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं? भविष्य में और भी कई सारी चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। बिल्डिंग्स के लिए हम जो है लोहा की मदद से बिल्डिंग्स तैयार कर सकते हैं, रोडें बना सकते हैं, और नए नए जो है आइटम्स बना सकते हैं, मशीनें बना सकते हैं। तो इस तरीके के उद्योग को क्या बोला जाता है? उत्पादक वस्तुएं, ठीक है। उत्पादक वस्तुएं इन्हीं को बोला जाता है जिससे भविष्य में जो है और भी चीज़ों का उत्पादन करने में उपयोग किया जा सके। तो ऐसी वस्तुएं, ऐसे उद्योगों का निर्माण बहुत ही कम था, यानी कि उपभोक्ता वस्तुओं के ऊपर ज़्यादा फोकस था ताकि ब्रिटिशर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, और उत्पादन वस्तुओं का के ऊपर फोकस बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। जैसे मशीनें हो गई और उद्योग हो गए, इनके ऊपर फोकस बिल्कुल भी नहीं था। तो जो बेसिकली मेनली जो था उद्योगों के ऊपर स्वामित्व किसका था? बहुत ही छोटी जनसंख्या का, यानी कि देश की बहुत ही छोटी जनसंख्या थी जिसका दुनिया भर, यानी कि देश के अधिकतर उद्योगों के ऊपर स्वामित्व था, यानी कि उसके ऊपर मालिकाना हक था। और देश की बहुत ही बड़ी जनसंख्या ऐसी थी जिसके पास कोई भी उद्योग का स्वामित्व नहीं था, ठीक है। और देश में एक बड़ी समस्या ये भी थी कि टेक्निकली रूप में जो देश था वो इतना सक्षम, बिल्कुल भी सक्षम नहीं था हम कहें तो, क्योंकि देश नया नया आज़ाद हुआ था। और लोग जो है बेसिकली खाद्यान्न सुरक्षा, यानी कि लोगों को भरपेट खाना खिलाना ही सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी और सबसे बड़ी चुनौती थी उस समय। तो बात तकनीकी रूप से सक्षम करना, यानी टेक्नोलॉजिकल रूप में लोगों को एबल करना या सक्षम बनाना वो संभव नहीं था उस समय, ठीक है। तो मानव संसाधन कैसे थे? बहुत ही दुर्लभ थे। दुर्लभ का मतलब बहुत ही रेयर थे, ठीक है। बहुत ही मुश्किल से कोई व्यक्ति ऐसा मिलता था कि जो टेक्निकली साउंड हो या टेक्निकली अच्छा हो, ठीक है। बहुत ही कम ऐसे लोग थे जो कि अच्छे पढ़े लिखे हो, क्योंकि उस समय जनसंख्या क्या थी? अधिकतर गरीब थी, ठीक है, और पिछड़ी हुई थी भारत की जनसंख्या। तो इसका मुख्य कारण, इसके धीरे धीरे जो विकास होने लगा, तो इसका मुख्य कारण क्या था? बेसिकली कि सरकार की ओर से जो हस्तक्षेप था, यानी कि सरकार की ओर से इंटरफेयर था, वो बहुत ही कम था, ठीक है। तो धीरे धीरे सरकार ने क्या किया? अपनी ओर से उद्योगों का विकास करना चालू किया, देश में औद्योगिकरण की नींव डाली, देश में उद्योगों का विकास करना शुरू किया अपनी नई नई नीतियों के माध्यम से। तो इसी के चलते औद्योगिक नीतियों की शुरुआत हुई भारत में, ठीक है। पहली नीति सर्वप्रथम 1945 में की गई। उस समय भारत आज़ाद होने की प्रक्रिया में था, लगभग 1945, 46, 47 के दौर में। और इस दौरान लगभग 20 ऐसे उद्योगों को भारत सरकार ने अपने कब्जे में लिया, यानी कि अपने अधीन कर लिया, ताकि देश में जो है उनके मदद से
बाकी उद्योगों का भी विकास किया जा सके। और उस समय यह ज़रूरी था कि सरकार जो है उद्योगों पर नियंत्रण रख सके। आज के समय में तो क्या हो रहा है, प्राइवेटाइज़ेशन होता जा रहा है, यानी कि निजीकरण होता जा रहा है। तो धीरे-धीरे क्या है, सरकार जो है अपने पास के जो उद्योग है या संपत्ति है या फिर हम कहें, ये सब चीज़ें धीरे-धीरे निजी हाथों में दे रही है, यानी कि प्राइवेट हाथों में दे रही है। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ था उस समय ऐसा पॉसिबल नहीं था। उस समय सरकार ने क्या किया कि जो टाइट पॉलिसी थी, यानी कि देश के जो उद्योग थे उन्हें अपने हाथों में लेना चालू किया ताकि उन उद्योगों का उपयोग देश की जनता, जो बाकी गरीब जनता है, बाकी जो जनता है उनकी भलाई के लिए भी किया जा सके। क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो जनसंख बहुत ही छोटी जनसंख्या के पास देश के अधिकतम संसाधनों का स्वामित्व था। इस चीज़ को सही करने के लिए सरकार ने जो है सर्वप्रथम 1945 में जो औद्योगिक नीति बनाई थी उसके अंतर्गत 20 से अधिक उद्योगों को अपने हाथ में ले लिया, ठीक है? ताकि वो उसको रेगुलेट कर पाएँ और उसका उपयोग देश के बाकी की जनसंख्या के लिए, बाकी की जनता के लिए बेहतर ढंग से कर सके। फिर अगली नीति उन्होंने बनाई 1948 में, ठीक है? यहाँ पर कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं कि जैसे सर्वप्रथम जो उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उन्होंने संसद में से पेश किया था। ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये आपको याद रखना है कि भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रणाली में पेश किया गया, यानी कि भारत को शुरुआत से ही कैसी अर्थव्यवस्था के नज़रिए से देखा जा रहा था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत। कैसी अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? बेसिकली 3 तरीके की इकोनॉमिक्स हमें मोटे तौर पर इकोनॉमी होती है, अर्थव्यवस्था 3 तरीके की। पहली तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है? और तीसरी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है कि सरकार का जो हस्तक्षेप होता है, सरकार का इंटरफेयर होता है, वो बहुत ही कम होता है, ठीक है? ज़्यादातर जो उद्योग होते हैं, ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ होती है, वो कैसे निजी हाथों में होती है, यानी कि प्राइवेट हाथों में होती है। ऐसी जो अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी होती है, उसको क्या बोला जाता है? पूंजीवादी, ठीक है? जैसे कि अमेरिका, ठीक है? जैसे कि यूरोप के अधिकतर देश, ये कैसे हैं? पूंजीवादी देश। यहाँ पे सरकार का हस्तक्षेप उद्योगों में और बाजार में बहुत ही कम होता है, ठीक है? आज के समय में धीरे-धीरे बढ़ रहा है, लेकिन जब ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपने नए-नए उस पे थी, तो सरकार का हस्तक्षेप बहुत ही कम था, ठीक है? आज भी ऐसे देशों में जैसे अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज़ में वहाँ पे सरकार का हस्तक्षेप बहुत ही कम है। फिर हमने दूसरी बात की, दूसरी अर्थव्यवस्था कौन-सी थी? समाजवादी अर्थव्यवस्था। जैसे कि हम बात करें सोवियत संघ में थी। सोवियत संघ मतलब जो पहले, जो आज के समय रूस है, उस समय सोवियत संघ बहुत सारी कंट्रीज़ से मिलकर बना था। या चीन की बात कर लें, ठीक है? तो ऐसी कंट्रीज़ में क्या था? समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब कि साम्यवादी उसका अगला स्टेप है समाजवाद का, ठीक है? वहाँ पर क्या होता है कि सभी उद्योगों पर किसका नियंत्रण होगा? सरकार का। अधिकतम नियंत्रण जो होगा किसका होगा? सरकार का। बहुत ही कम या फिर ना के बिल्कुल भी जो प्राइवेट उद्योग हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ है, वो बिल्कुल भी नहीं होती और सरकार का ही नियंत्रण एकमात्र होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है? या साम्यवादी अर्थव्यवस्था। फिर इन दोनों का मिक्सचर जो होता है वो क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो कि भारत जैसे देश में दिखाई देता है, जहाँ पर कि सरकार भी है और समाजवादी अर्थव्यवस्था, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी है, समाजवादी भी, यानी कि सरकार जो है इतनी छूट देती है कि ठीक है, आप भी अपनी जो आपके अंदर कैपेसिटी है, प्राइवेट लोगों के अंदर या आम जनता के अंदर, वो भी अपना व्यवसाय कर सकती है, अपने उद्योग लगा सकती है और सरकार का भी उस पर कुछ ना कुछ नियंत्रण, हस्तक्षेप रहेगा ही रहेगा, ताकि जो ऐसा ना हो कि चीज़ें गलत हो जाए, ठीक है? सरकार का भी कंट्रोल रहेगा और जो निजी क्षेत्र के निजी लोग हैं, वो भी अपने उद्योग विकसित कर सकें, यानी कि दोनों साथ मिलकर काम करते हैं और सरकार जो है समय-समय पर जो है नियम कानून के ज़रिए इन पर जो है कंट्रोल भी रखती है। कंट्रोल इतना नहीं होता है साम्यवादी या समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरह, ना ही इतना कम होता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरह, बल्कि मिक्स होता है। इसी को क्या बोला जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत को शुरुआत से ही मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरह देखा जाता है और आज भी ऐसा ही है, ठीक है? जहाँ पे लोगों का अधिकतम कल्याण करना ही एकमात्र उद्देश्य है सरकार का, ठीक है? तो यहाँ पर भारत को कैसी अर्थव्यवस्था देखी गई के रूप में जो है चिन्हित किया गया 1948 की औद्योगिक नीति के अंतर्गत मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में, ठीक है? तो ये इसमें बेसिकली 4 वर्गीकृत ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे आते हैं। इस नीति यानी कि 1948 की औद्योगिक नीति के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा उत्पादन के लिए आरक्षित रूप में मान्यता दी गई, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकार ने,
कुछ ऐसे क्षेत्र थे, कुछ ऐसे उद्योग थे जिन पर कि अपना एकमात्र नियंत्रण स्थापित कर लिया था, यानी कि सरकार ने कहा कि इनका उत्पादन सिर्फ हम ही कर सकते हैं, निजी क्षेत्र के लोग नहीं कर सकते इसको, निजी क्षेत्र में उद्योग नहीं लगाए जा सकते। कौन कौन से? जैसे जैसे हथियार, गोला बारूद, परमाणु ऊर्जा, ठीक है, रेलवे का स्वामित्व, ये सब, यानी कि रेलवे और युद्ध से संबंधित सामग्रियां, इन चीजों का उत्पादन सिर्फ सरकार के हाथ में होगा और किसी को लाइसेंस नहीं मिलेगा इससे रिलेटेड। ठीक है। फिर सरकार जो है बाद में 1951 में एक अधिनियम पास करती है जिसको उद्योग विकास और अधिनियम कहा जाता है। ठीक है। इसके अंतर्गत सरकार ने क्या किया कि जो है ना, नए नए तरीके ढूंढे कि किन तरीकों से हम उद्योगों का विकास कर सके। सरकार ने जो है निवेश करने के और किस स्थानों पर उद्योग लगाए जा सके, उनका नियमन, यानी उनको रेगुलराइज कैसे किया जा सकता है। ठीक है। इस तरीके की चीज़ों को एक लिए एक एक्ट बनाया, एक कानून बनाया और उसके अंदर कुछ बदलाव किए। जैसे पहला क्या है, इसमें मौजूदा उद्योगों के पंजीकरण के लिए नियम बनाए, यानी कि सरकार ने सबसे पहले जो उस समय के जो उद्योग भी थे, उस समय ऑलरेडी एस्टेब्लिश थे, उनके और जो नए उद्योग लाना चाहते हैं या लगाना चाहते हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन से संबंधित कुछ नियम बनाए। ठीक है। रजिस्ट्रेशन आवश्यक कर दिया गया। ठीक है। और लाइसेंस देना शुरू किया गया। उद्योगों के उत्पादन विकास के लिए नियम बनाए गए कि कौन आपको उद्योग करना है, आपको इंडस्ट्री लगानी है, ठीक है लगाइए, लेकिन आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा जो कि इस एक्ट के अंतर्गत बताए गए हैं। ठीक है। इन संबंधित मामलों पर राज्य सरकारों से परामर्श करें। आपको, यानी कि अगर किसी को उद्योग लगाना है तो आपको डिफिकल्टी आ रही है, कोई आपको सुझाव चाहिए, तो उससे आप राज्य सरकारों, अपने अपने राज्य की सरकारों से जो है डिस्कशन कर सकते हैं। और परिषदों का गठन किया गया, यानी कि सलाहकारी परिषद है या फिर विकास परिषद है। ठीक है। पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाएं इस दौरान भी विकसित की गई। ठीक है। अब हम देखते हैं कि पंचवर्षीय योजनाएं क्या थी। पंचवर्षीय योजनाएं नाम से समझ आ रहा है, बेसिकली 5 साल, प्रत्येक 5 साल में 5-5 साल, मतलब 5-5 साल की एक एक योजना चलाई जाती थी, जो कि इनको पंचवर्षीय योजना के नाम से जाने गए। पहले चुनाव हम जानते हैं कि 1951-1952 के दौरान हुए। ठीक है। और उसके बाद जो है पहली पंचवर्षीय योजना 1951-52 में शुरू की गई, जो कि लगभग 1900 अगले 5 साल 1956-57 तक चली। ठीक है। इसके अंतर्गत पहली पंचवर्षीय योजना को क्या नाम दिया गया था, किस नाम से जाना जाता है? हैरोल्ड डामोर मॉडल। ठीक है। आपको ये नाम ये ध्यान रखना है, अपने उसमें आंसर राइटिंग में जरूर मेंशन करें इसको, कि औद्योगिकरण जो पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, उनका मुख्य फोकस, यानी कि मुख्य फोकस किस पर था? उद्योगों के विकास पर मुख्य फोकस था। ठीक है। बाकी चीजों पे भी था, लेकिन मुख्यतः किस पर था? पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना, इन दोनों का ही मुख्यतः फोकस किस पर था? जो था उद्योगों के विकास पर, ऐसे उद्योगों का विकास करना जो कि बड़े इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करने पर इसका फोकस था, इन दोनों का। ठीक है। तो पहली पंचवर्षीय योजना, जिसको किसके नाम से जाना जाता है? हैरोल्ड डामोर मॉडल के नाम से जाना जाता है। इसका लक्ष्य क्या था कि 2.1% जो थी वृद्धि हासिल की जाए, यानी कि विकास रेट, विकसित डेवलपमेंट रेट कितना हासिल किया जाए? 2.1, और रियल में कितना उसको अचीव किया गया? 3.6, यानी कि जो काफ़ी सक्सेसफुल रही। ठीक है, अपने आप में। और इसने जो है बजट में जो है अपने, यानी कि सरकार हर साल बजट निकालती है, आज भी निकालती है, तो उस समय के बजट में भी लगभग 2069 करोड़ रुपए का बजट रखा गया उद्योगों के विकास के लिए। ठीक है। फिर अगली पंचवर्षीय योजना आई। ठीक है। अगली पंचवर्षीय योजना 1956-57 से लगभग कितने 5 साल लगा लिए, 1961-62 तक चली, जो कि बेसिकली किस पे थी? महाल नोबिस मॉडल इसको कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है? महाल नोबिस मॉडल। ठीक है। इसके अंतर्गत क्या है? इसका नाम एक बेसिकली एक इकोनॉमिस्ट या संख्याविद, जिसको स्टैटिस्टिशियन कहा जाता है, जिनका नाम महाल नोबिस था, इनके नाम पर रखा गया। ठीक है। इनका मुख्य इस जो योजना का मुख्य उद्देश्य, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि देश में बड़े बड़े उद्योग लगाए जाएं। किस तरीके के उद्योग? जल विद्युत ऊर्जा परियोजना। देश में जो ऊर्जा संकट है, बिजली संकट है, उसको दूर करने के लिए ये उपाय किया गया। ठीक है। ऊर्जा परियोजना पर ध्यान दिया गया और इस्पात संयंत्र, यानी कि आधारभूत उद्योगों की स्थापना की गई। आधारभूत का मतलब क्या होता है? बेसिक, मतलब ऐसे उद्योगों की स्थापना की गई जिनके माध्यम से बाकी उद्योग की भी हेल्प की जा सके, बाकी उद्योग में यूज होने वाले प्रोडक्ट। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे इस्पात संयंत्र, इस्पात मतलब लोहा, ठीक है,
और स्टील, इस तरीके के इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश किया गया ताकि बाकी चीज़ें भी इससे बनाई जा सके। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लोहे का और स्टील का कहाँ का यूज़ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इन बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ को सबसे पहले लगाया गया ताकि रोज़गार देना इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। देश में जो बाकी के इंडस्ट्रीज़ थे ताकि उसको हेल्प मिल सके, देश में जो ऊर्जा समस्या है उसको दूर किया जा सके, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो आज़ादी के बाद से और लगभग 1970 के आसपास तक इन सालों में 20-25 सालों में मुख्यतः फ़ोकस इसी तरीके की इंडस्ट्रीज़ पे किया गया, आधारभूत इंडस्ट्रीज़ पर किया गया, जैसे इस्पात संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र या फिर परमाणु संयंत्र, ठीक है। इस तरीके के चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया गया था, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि इतनी दर हासिल करना, विकसित दर क्या थी, विकास दर क्या थी, 4.5% हासिल करना, और जो लगभग कितनी प्राप्त हुई, 4.27% प्राप्त हुई, ठीक है। यहाँ तक आपको अभी तक समझ आया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि भारतीय औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली और उसके प्रभाव। लाइसेंस प्रणाली का मतलब क्या होता है कि जो भी आपको व्यवसाय करना है, जो भी आपको उद्योग लगाना है, उसके लिए आपको सबसे पहले सरकार से जो है लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए कुछ सरकार ने नियम कानून बनाए, उसी को क्या बोला जाता है, लाइसेंसिंग प्रणाली, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे उद्योग थे जिनके लिए कि वो सरकारी लाइसेंस की जरूरत थी, ठीक है। बहुत सारे तरीके के उद्योग थे, चाहे वो किसी कोई सी भी इंडस्ट्री हो, वो सभी के लिए क्या है, मुख्यतः लाइसेंस प्रणाली को लागू किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं भारतीय औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली और उसके प्रभाव। यानी कि जब शुरुआती दौर में सरकार ने अपने हाथ में जो कमांड ले ली थी इस उद्योगों की, तो भारत सरकार ने क्या किया कि उद्योगों के विकास के लिए एक शर्त जो थी लगा दी कि आपको सबसे पहले अगर आपको इंडस्ट्री लगानी है तो आपको क्या करना होगा, लाइसेंस लेना होगा। किससे लेना होगा, सरकार से लेना होगा, ठीक है। तो शुरुआती दौर में उद्योग लगाना बहुत ही मुश्किल काम था। अगर आपको लगभग उद्योग लगाना है तो केंद्र सरकार का उसके ऊपर काफ़ी कड़ा नियंत्रण होता था, ठीक है। औद्योगिक इंडस्ट्रीज़ लगाने में और ये सब चीज़ें करने में ऐसा कहा जाता है कि लगभग 80, यानी कि अगर किसी को कोई उद्योग लगाना है और लाइसेंस लेना है तो लगभग उसे 80 जो थे सरकारी एजेंसियों के परमिट की आवश्यकता होती थी। लगाइए कि कितनी, या लगभग 80 जगहों पर उसे जाना पड़ेगा, उनसे पास करवाना पड़ेगा, 80 ऐसे परमिट लेना पड़ेंगे, तब जाके उसका उद्योग लगाने का जो उद्देश्य है वो पूरा हो पाएगा। जब उसके पास टोटल 80 ऐसे परमिट आ पाएंगे तो लगाइए हम जब बैंक वगैरह जाते हैं मुश्किल से 2 या 3 काउंटर पे ही जाके थक जाते हैं, लेकिन उस समय जब उद्योग लगाना है तो कितने बार जगह जगह होकर जाना पड़ेगा आपको, कभी किसी मंत्रालय में, कभी किसी मंत्रालय में। तो ऐसे में जो उद्योगपति हैं या फिर जो उद्योग लगाने का सपना रखते थे, उनको बेसिकली एक तरीके से हतोत्साहित हो जाते थे, वो डिमोटिवेट हो जाते थे। तो इसलिए देश में ये बहुत ही बड़ी समस्या थी लाइसेंसिंग की, ठीक है। और भ्रष्टाचार की, जहाँ पर कि आपको लगभग हर जगह आपको पैसा देना पड़ेगा। तो एक तरीके से डिमोटिवेशन पूरी तरीके से वहाँ पर था, और देश में जो औद्योगिकरण की तीव्रता नहीं हो पाई उसका बहुत बड़ा रीज़न ये भी था, क्या था, लाइसेंसिंग प्रणाली और भ्रष्टाचार, ठीक है। तो जो कि लगभग 1990 के बाद से जब जो नई आर्थिक नीतियाँ आई उसके बाद से वो चीज़ें काफ़ी कंट्रोल में हुई, ठीक है। लेकिन उस शुरुआती दौर में ये काफ़ी चीज़ें लाइसेंसिंग प्रणाली ने उद्योगों को डिमोटिवेट भी किया, और यहाँ पर जो निवेशक थे, उद्यमी थे, यानी उद्यमी मतलब जो कि वो उद्योग लगाने की चाह रखते हैं, वो डिमोटिवेट होते चले गए और कोई भी निवेश नहीं करना चाहता था, ठीक है। और फिर धीरे धीरे इस, यानी कि 1947 से 1980 तक भी जो औद्योगिक क्षेत्र था उसका जो प्रदर्शन था वो इतना अच्छा नहीं था, ठीक है। सरकार ने कंट्रोल में तो किया हुआ था लेकिन इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि सरकार ज़्यादातर फोकस किस पे कर रही थी, बेसिकली बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज पे, ठीक है। और निजी क्षेत्रों के पास जो था उद्योग लगाने के लिए इतने सारे लाइसेंस लेने पड़ेंगे, तो उसका विकास ढंग से नहीं हो पाया। लेकिन 1980 के दशक के बाद से औद्योगिक क्षेत्र का प्रदर्शन जो था वो काफ़ी सुधार उसमें देखने को मिला। लगभग 10 से 12% के आसपास जो थी उसकी जो रेट थी बढ़ने की वो दिखाई दी, ठीक है।
फिर धीरे-धीरे जो उदारीकरण उदारीकरण का मतलब होता है कि नियमों और कानूनों में थोड़ा उदार होना, यानी कि उसमें छूट देना, ठीक है? नियमों कानूनों को हल्का बनाना, ये सभी 1980 के बाद से शुरू होने लगा भारत में, ठीक है? और फिर उसके बाद बहुत बड़े पैमाने पर जो था 1991-92 में सुधार किए गए पूरे भारत में, जहाँ पर जिसको कि एलपीजी यानी कि जिसको शॉर्ट में एलपीजी कहा जाता है, यानी कि लिबरलाइज़ेशन या उदारीकरण, प्राइवेटाइज़ेशन मतलब निजीकरण, और जी मतलब ग्लोबलाइज़ेशन मतलब भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण। ये जो नीति अपनाई गई, तो इससे बड़े पैमाने पर जो उद्योगों का रास्ता था वो साफ किया गया, यानी कि उद्योगों को स्थापित करने के लिए जो नियम, कानून, लाइसेंसिंग प्रणाली थी वो बहुत ही उसको आसान किया गया, ताकि नए उद्योगों के लिए जो उद्यमी हैं, जो बिज़नेस पीपल हैं, वो आगे आ सके, उनको मोटिवेशन मिले। और इस तरीके से ये जो नई आर्थिक नीति बोला जाता है, इसको 1991-92 की जो आर्थिक नीति है, उसके अंतर्गत उदारीकरण, प्राइवेटाइज़ेशन या निजीकरण और वैश्वीकरण, इन 3 बातों पर मुख्यतः फ़ोकस किया गया, ठीक है? उदारीकरण का मतलब हम क्या समझते हैं? उदार मतलब होना, दयालु होना। दयालु मतलब सरकार के द्वारा खोल दिया गया, यानी कि अब निजी जो क्षेत्र हैं, निजी जो पीपल हैं, निजी लोग हैं, वो भी उद्योग कर सकते हैं, सरकार ने धीरे-धीरे जो अपनी कमांड थी, वो धीरे-धीरे कम करनी चालू कर दी। यानी कि पहले 1947 से 1990 तक जो कमांड थी, वो काफ़ी टाइट थी, ठीक है? और चीज़ों के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, जगह-जगह जाकर भ्रष्टाचार काफ़ी था। लेकिन जब 1991-92 में जो नई नीतियाँ आई, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की, इसके तहत जो थी क्या थी, बड़े पैमाने पर जो लाइसेंस प्रणाली थी उसको बहुत ही सरल कर दिया गया, ठीक है? और उद्योगों के लिए जो थे निजी क्षेत्रों को भी खोल दिया गया, कि अब निजी लोग यानी कि आम लोग भी उद्योग कर सकते हैं, ठीक है? इंडस्ट्री लगा सकते हैं, और ग्लोबलाइज़ेशन मतलब भारत दुनिया के साथ जुड़ने लगा, बड़े पैमाने पर आयात-निर्यात या फिर संचार के माध्यम से, ठीक है? इन सब बहुत सारे इस पूरे इसको मिला के क्या होता है, वैश्वीकरण बोला जाता है। तो इन तीनों के ज़रिए जो है भारत ने काफ़ी सुधार किए। ऐसा नहीं कि सुधार एकदम से हो गए, 1992 किया और अगले साल सुधार हो गए। उसमें टाइम लगा, लेकिन धीरे-धीरे इंडस्ट्रीज़ के लिए रास्ता साफ होने लगा, ठीक है? अगर हम बात करें 1980 से 90 के बीच में लगभग औसत विकास दर कितनी थी? 75% का हिस्सा किसका था? औद्योगिक क्षेत्र का, ठीक है? और धीरे-धीरे ये हर साल 5% की दर से जो सेकेंडरी सेक्टर था वो बढ़ रहा था, ठीक है? हम जानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में 3 सेक्टर जो बेसिकली माने जाते हैं। प्राइमरी सेक्टर जिसमें कृषि और इससे संबंधित वो प्राइमरी सेक्टर के उद्योग आते हैं। दूसरे में क्या आता है? जिसमें विनिर्माण क्षेत्र, यानी कि चीज़ों को दोबारा से बनाना, उत्पादन करना, ठीक है? चाहे वो फैक्ट्रीज़ हो, ये सब इंडस्ट्रीज़ हो, इस तरीके की जहाँ पर भी फैक्ट्रीज़ वगैरह या कोई चीज़ों का उत्पादन में प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, इसको विनिर्माण क्षेत्र कहा जाता है। फिर तीसरा होता है सेवा क्षेत्र, जिसको टर्शरी सेक्टर कहा जाता है, जहाँ पर बेसिकली सेवाएँ प्रदान की जाती है। जैसे कि हम बात करें संचार सेवा, या फिर हम बात करें यातायात सेवा, ठीक है? कई तरीके हज़ारों तरीके की सेवाएँ हैं। या फिर कॉल इंडस्ट्री, कॉल में भी क्या कर रहे हैं हम, बीपीओ वगैरह ये सब सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं, ठीक है? आज लगभग 60% हिस्सा किसका सेवा क्षेत्र का भारत की जीडीपी में है, ठीक है? तो ये धीरे-धीरे इनके ऊपर फ़ोकस किया जाने लगा। तो आगे है, ये इतना काम का नहीं है, ठीक है? ये हम पढ़ लेते हैं कि 1980 के दशक के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि हुई, ठीक है? यानी कि 1900 दशक का मतलब 1980 से 1990 का जो समय था, इस दौरान क्या था, औद्योगिक क्षेत्र मतलब उद्योगों के क्षेत्र में बहुत तेज़ वृद्धि देखी गई, क्योंकि सरकार ने धीरे-धीरे क्या है, चीज़ों को खोलना चालू किया, ठीक है? निवेश को अट्रैक्ट किया गया, बाहर से निवेश आया, सरकार ने अपनी ओर से निवेश करना चालू किया। तो धीरे-धीरे क्या है, 1980 से 1990 का जो दशक था, बहुत ही तीव्र गति से उसमें देखा गया कि औद्योगिक विकास हो रहा है, ठीक है? खनन, उत्खनन, ठीक है? साथ ही उद्योग के बिजली, गैस, जल आपूर्ति क्षेत्रों में सुधार की अवधि में गिरावट आई, यानी कि इन चीज़ों में भी तेज़ी से सुधार होने लगा। खनन क्षेत्र में कोयला खनन हो, इस्पात खनन हो, अनेक तरह की इंडस्ट्रीज़, माइनिंग इंडस्ट्री चलती है आज भी। इस तरीके के क्षेत्र ज़्यादातर विकसित होने लगे, बिजली, गैस, ठीक है? इनके संयंत्र लगने लगे, ठीक है? और फिर उसके बाद धीरे-धीरे 1980 से 1990 की जो दशक था, बहुत ही तीव्र गति से, लेकिन अगले कई दशकों, उससे अगले आने वाले दशकों 1990 से 2000 के बीच में भी औद्योगिक गति तीव्र देखी गई, लेकिन उसके कंपैरिज़न में इतनी तीव्र नहीं थी, ठीक है? भले ही नई आर्थिक नीति लाई गई थी,
उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, ये जो जिसको नई आर्थिक नीति कहा जाता है 1991-92 की, जहाँ पर कि जिसको हम मनमोहन राव मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे और जो मनमोहन सिंह थे वो भारत के क्या थे, वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। इन दोनों ने मिलकर भारत को बेसिकली एक संकट से उबारा था 1991-92 में। ठीक है, तो इसको नई आर्थिक नीति भी बोला जाता है। तो इस दौरान भी जो है इंडस्ट्रीज का काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, चीज़ों को खोल दिया गया निजी क्षेत्रों के लिए भी। तो यहाँ पर भी ये सब बताया गया है कि किस तरीके की चीज़ें देखी गई। और विनिर्माण क्षेत्र में भारत की हिस्सेदारी 13%, 16%, 17% इतनी ज़्यादा देखी गई। आज के समय में ये काफ़ी कम हो गई है दोबारा से, क्योंकि सेवा क्षेत्र यानी कि थर्ड सेक्टर जो है, टर्सरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और धीरे-धीरे जो 2000 के बाद से अगर हम कहें तो विनिर्माण क्षेत्र में जो थी कमी आने लगी। और एक समय ऐसा था कि 2000 के आसपास इसकी जो गति थी या तीव्रता थी, रेट था, वो काफ़ी ज़्यादा था, जो कि कितना है 17.2%, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, धीरे धीरे इसमें कमी आने लगी। क्यों आने लगी? क्योंकि तीसरे सेक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस होने लगा। ठीक है, तो विनिर्माण क्षेत्र, दूसरे सेक्टर को क्या बोला जाता है? विनिर्माण क्षेत्र, दूसरे सेक्टर को। ठीक है, फिर ये आगे हम देखते हैं 1991 में जब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कारण अर्थव्यवस्था में भारी लाभ हुआ, व्यापार बाधाओं ने अर्थव्यवस्था को 7 से 8% तक उछालना शुरू कर दिया। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। 1991 में क्या हुआ कि जब मैंने बताया कि नई आर्थिक नीति की शुरुआत हुई, ठीक है, तो क्या हुआ कि विदेशों के लिए भी भारत में निवेश करना आसान हो गया, विदेशी कंपनियों के लिए, विदेशी लोगों के लिए। ठीक है, अब नियम कानून आसान हो गए थे, भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण के कारण जो भारत दूसरे देशों से जुड़ने लगा था। तो क्या हुआ कि जो एफडीआई यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मतलब होता है कि दूसरी कंपनीज के द्वारा किसी देश में, यहाँ पे भारत की बात कर रहे हैं, तो बाहर की कंपनियों के द्वारा भारत में इंडस्ट्रीज लगाना, जमीन खरीदना, मशीनरीज लगाना, रोजगार देना, ये क्या है? सब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया जा रहा है भारत में। तो उसकी मात्रा बहुत बड़ी थी, बहुत ज़्यादा थी। इससे भारत को काफ़ी लाभ हुआ, भारत के पास जो है विकास के अवसर पैदा हुए। ठीक है, व्यापार बाधाओं को कम किया गया, जैसा हमने बताया कि लाइसेंस प्रणाली को बहुत ही कम किया गया। ठीक है, 1991-92 के बाद से। और इससे क्या हुआ कि 7 से 8% तक जो था रेट आ गया विकास का। ठीक है, तो इससे फ़ायदा काफ़ी हुआ। उदारीकरण देखा गया, उदारीकरण वही कि चीज़ों को आसान बनाना, नियमों कानूनों में छूट देना, ठीक है, कम करना, ये सब चीज़ें। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके आगे क्या है? लघु उद्योग, ये भी अब आप पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर हमने जो बात की है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़े उद्योगों की स्थापना की गई थी सरकार के द्वारा। लेकिन बड़े उद्योगों के साथ साथ हमें यह भी समझना जरूरी है कि भारत में जो लघु उद्योग है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लघु उद्योग क्या होते हैं? बेसिकली इसकी कुछ किताबी डेफिनेशन या हम डेफिनेशन पढ़ें तो बेसिकली जो उद्योग हैं उनको पूंजी के आधार पर, यानी कि कितना उनमें निवेश किया गया है उसके आधार पर, चाहे घरेलू उद्योग, लघु उद्योग या विस्तृत या वृद्ध उद्योग, यानी कि बड़े उद्योगों में बांटा गया है। किसके आधार पर? पूंजी के आधार पर, कितना है उसमें निवेश किया गया है, इन आधारों पर जो है उद्योगों का बांटा गया है। तो लघु उद्योग के बारे में हम पढ़ेंगे बेसिकली। वो लघु उद्योग किन्हें कहा जाता है? ऐसे उद्योग जिनमें कि बेसिकली छोटी मशीनों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और ज़्यादातर किसका उपयोग किया जाता है? श्रमिकों का मतलब जो मजदूर वगैरह काम करने वाले लोग हैं, इनका ज़्यादा उपयोग किया जाता है, मशीनों का कम उपयोग किया जाता है। ठीक है, और वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण किया जाता है इससे। ठीक है, और मूल रूप से ऐसी कुछ डेफिनेशन है, जैसे अगर वर्तमान समय में कुछ ऐसी डेफिनेशन बना रखी जिसके आधार पर यह तय होता है कि ये एक लघु उद्योग है। जैसे अगर माल के लिए विनिर्माण इकाइयों के संयंत्र, यानी कि अगर आपको किसी वस्तु का उत्पादन करना है तो आपको कब लघु उद्योग कहा जाएगा? जब 25 लाख से लेकर 5 करोड़ तक के बीच में जो निवेश है वो आप इसमें करोगे तो टोटल इसको क्या कहा जाएगा? लघु उद्योग कहा जाएगा। ठीक है, और सेवा वाले क्षेत्रों के लिए, सेवा उद्योग के लिए क्या कहा जाएगा? 10 लाख से लेकर 2 करोड़ के बीच अगर निवेश होगा तो उसको क्या बोला जाएगा? लघु उद्योग बोला जाएगा। ठीक है, यानी कि है तो दोनों लघु उद्योग। एक विनिर्माण क्षेत्र के लिए डेफिनेशन है कि 25 लाख से लेकर 5 करोड़ तक के बीच में निवेश होगा, ठीक है, होना चाहिए। और सेवा प्रदाताओं के लिए 10 से लेकर 2 करोड़ के बीच का निवेश होना चाहिए। ठीक है, इसी के आधार पर इनके ऊपर टैक्स भी लगता है। तो इनको क्या बोला जाता है? लघु उद्योग। ये तो डेफिनेशन है। अब इनकी कुछ विशेषताएं होती है जिनके आधार पर इनको लघु उद्योग कहा जाता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहा जाता है।
ठीक है, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि क्यों ज़रूरी है ये लघु उद्योग, क्यों ज़रूरी है। डायरेक्ट हम ये क्यों नहीं कहते कि बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज लगा दें, छोटी इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत है ही क्यों। तो अगर हम देखें भारत जैसा देश जिसकी वो जनसंख्या जो है कितनी है, लगभग 140 करोड़, और वर्तमान समय में आज भी लघु उद्योगों का महत्व उतना ही है जितना कि आज़ादी के समय था। ठीक है, भारत की क्या है, लघु उद्योग अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। भारत के लिए खासकर क्या है, जीवन रेखा है, यानी कि यह करोड़ों लोगों को रोजगार प्रदान करता है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए आसान नहीं है, क्योंकि बड़ी इंडस्ट्रीज में जो है मशीनरीज का ज़्यादा उपयोग किया जाता है, जिस वजह से क्या होता है, बड़ी इंडस्ट्रीज में क्या है, जो बड़ी इंडस्ट्रीज में मशीनों का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक है, वो एक सीमा तक ही लोगों को रोजगार दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन लघु उद्योग भारत में जो है बड़ी मात्रा में, बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार देते हैं, एम्प्लॉयमेंट देते हैं। ठीक है, और श्रम प्रधान उद्योग है। लघु उद्योग कैसे होते हैं, श्रम प्रधान। श्रम प्रधान मतलब जहाँ पर मशीनों का उपयोग कम किया जाता है, बल्कि मानवों का उपयोग, मनुष्यों का उपयोग ज़्यादा किया जाता है, इसलिए इसको श्रम पर, ऐसे उद्योगों को, लघु उद्योगों को श्रम प्रधान उद्योग भी कहा जाता है। और बहुत अधिक रोजगार भी ये पैदा करते हैं, यानी कि अधिक से अधिक जनसंख्या को जो है रोजगार देने में मदद करते हैं। कौन करते हैं, लघु उद्योग। ठीक है, अगर लोगों को जो है बड़ी मात्रा में रोजगार मिल रहा है, तो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, रोजगार होगा तो लोगों के पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, और लोग जो है चीज़ों को खरीद पाएंगे, अपने जीवन स्तर को बेहतर बना पाएंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ विशेषताएं की बात की गई है। लघु उद्योग की विशेषताएं क्या होती है, सबसे पहले तो स्वामित्व, यानी कि इनका जो मालिक होता है, मालिकाना हक होता है, वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में होता है, एकल। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बड़ी इंडस्ट्रीज में क्या होता है, बेसिकली एक तरीके से बहुत सारे लोग जो है उसमें शेयर खरीदते हैं। ठीक है, उन बहुत सारे लोगों को मिला के उसमें स्वामित्व दिया जाता है। लेकिन स्मॉल इंडस्ट्रीज में क्या होता है, एक या दो, इस तरीके के एक या दो व्यक्ति ही आपस में जो है इनके मालिक होते हैं। दूसरा क्या है, प्रबंधन। इसका प्रबंधन जो है मालिक द्वारा खुद ही किया जाता है। ठीक है, मालिकों के पास ही होता है। ऐसा नहीं कि जैसे बड़ी इंडस्ट्रीज में क्या होता है, बड़े बड़े बोर्ड्स होते हैं, बोर्ड मतलब समितियां होती है, वो मिलके जो है पूरे उसको मैनेजमेंट को चलाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, छोटी इंडस्ट्रीज में, जो अलग उद्योगों में। ठीक है, मालिकों के पास ही प्रबंधन होता है। फिर है सीमित पहुंच। सीमित पहुंच मतलब कि इनकी जो अप्रोच होती है वो ज़्यादा बड़ी नहीं होती, छोटी होती है। वो बेसिकली जो लघु उद्योग है वो एक सीमा तक, एक ज्योग्राफिकल एरिया तक ही सीमित होते हैं, और उन्हीं तक ही अपनी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, और फिर आता है श्रम गहन। श्रम गहन मतलब जैसे हमने पहली लाइन में बात की कि ये बेसिकली मशीनों का कम यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इनके पास इतना निवेश नहीं होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, लघु उद्योग कहा जाता है, लघु इंडस्ट्रीज कहा जाता है। तो ये कैसी होती है, श्रम गहन। यहाँ पे मनुष्यों के द्वारा ज़्यादा मेहनत की जाती है। ठीक है, अपनी उत्पादन गतिविधियों के लिए श्रम और जनशक्ति का उपयोग ज़्यादा करते हैं, बजाय किसके, मशीनों के। तकनीक पर इनकी निर्भरता कम होती है। ठीक है, लचीलापन होते हैं, यानी कि ये इंडस्ट्रीज कैसी होती है, लघु उद्योग लचीली होती है। लचीली मतलब कि ये इकाइयाँ अपने जिस हिसाब से टाइम बदल रहा है, जिस हिसाब से डिमांड बदल रही है, डिमांड उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी नहीं होती। अगर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं तो उसमें क्या होता है, अपने आप को फ्लेक्सिबल नहीं रख पाती, और ऐसा होता है कि कोई चेंजेस हो गए, कोई बहुत बड़े चेंजेस हो गए डिमांड में, या फिर तो वो अचानक से वो इंडस्ट्रीज गायब भी हो जाती हैं, यानी कि बहुत बड़े घाटे में चली जाती है। लेकिन छोटी इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि वो अपने आप को मांग के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं। ठीक है, उनके पास कच्चा माल इतनी बड़ी मात्रा में नहीं होता कि वो वेस्ट चला जाए, या फिर वो एक तरीके से उनके पास जो है मशीनें नहीं है कि वो उनको उसी तरीके का उत्पादन करना पड़ेगा। आप मजबूरी उनकी ये नहीं है कि आप नया उत्पादन अगर बाजार में वो करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास जो मशीनें हैं वो बहुत ही कम है, बल्कि जो श्रम है, मानवीय श्रम है, वो उसका उपयोग वो ज़्यादा करते हैं। तो वो अपने आप को लचीला, मतलब अपने आप को फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखते हैं और ढाल लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो कि बड़े उद्योगों में संभव नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें मशीनें उसी तरीके की एक बार खरीद ली जो कि एक ही प्रोडक्ट टाइप का बना पा रहे हैं, तो उनको रिप्लेस करना पॉसिबल नहीं हो पाता जल्दी से। तो इसलिए बड़ी इंडस्ट्री जो है ऐसे टाइम में जो है काफ़ी टूट जाती हैं या ख़त्म हो जाती है, लेकिन छोटी इंडस्ट्रीज सर्वाइव कर जाती हैं। फिर आता है संसाधन। ठीक है, इनके पास जो है संसाधन सीमित होते हैं, क्योंकि इनके पास जो पूंजी है वो सीमित होती है, तो निवेश सीमित होता है, तो जिससे क्या होता है, संसाधन भी सीमित होते हैं। ये प्राकृतिक संसाधनों का ज़्यादा बेहतर ढंग से उपयोग कर पाते हैं, और वेस्टेज इसमें कम होता है। ठीक है, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा होता है। ये तो हमने पढ़ी लघु उद्योगों की विशेषताएं क्या है।
तो भारत में भी बहुत सारे लघु उद्योग हैं जो कि बड़ी मात्रा में लोगों को रोजगार देते हैं। ठीक है, तो उनकी क्या विशेषताएं हैं, भारत में क्या, भारत के विकास में क्या भूमिका है, भारत की अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों की क्या भूमिका है। तो पहले तो कुल उत्पादन का लगभग 40% हिस्सा किसके द्वारा आता है, कुल वस्तुओं और सेवाओं का लघु उद्योगों के जरिए आता है। कितना, कुल 40%, 100 में से 40% लघु उद्योग है, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। ठीक है, ये लोगों को रोजगार देते हैं बड़ी मात्रा में। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। निर्यात में योगदान देते हैं, भारत जो सामान बाहर बेचता है उसमें काफी बड़ा हिस्सा जो है लघु उद्योगों के जरिए भी आता है। ठीक है, लगभग 15%। इन आंकड़ों का जरूर यूज करें ताकि आपको ऑथेंटिसिटी दिखे आपके आंसर में। कल जनता का कल्याण मतलब कि लोगों को रोजगार देना, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। ठीक है, और लोगों, ज़्यादातर जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो इस पर आश्रित रहते हैं, इस तरीके के उद्योगों पर, और फिर वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं, जिससे अगर वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर पाएंगे तो वो एक बेहतर समाज का निर्माण कर पाएंगे, तो जनता का कल्याण होगा। ठीक है, सार्वजनिक, फिर हमने यहाँ पे पढ़ा लघु उद्योग पढ़ा हमने। ठीक है, आगे हमारे सामने क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है, सरकारी क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर, जिसके ऊपर क्या है, सरकार का नियंत्रण होता है, उसे क्या बोला जाता है, सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं, हमारे सामने अगला टॉपिक है सार्वजनिक क्षेत्र क्या है, व्हाट इज पब्लिक सेक्टर। तो सार्वजनिक क्षेत्र क्या, क्षेत्र बेसिकली यहाँ पर दो तरीके के बताए, बेसिकली बात है कि पहला तो है सार्वजनिक क्षेत्र, दूसरा है निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है, ऐसा क्षेत्र जिस पर कि सरकार का नियंत्रण होता है, सरकार के ही द्वारा उस पर नियम कानून बनाए जाते हैं। और निजी क्षेत्र क्या होता है, जो कि बेसिकली प्राइवेट लोगों के हाथों में, यानी कि निजी लोगों के हाथों में होता है। ठीक है, उसको निजी क्षेत्र बोलते हैं। जैसे कि बात करें कि जैसे दो स्कूल ले लें एग्जाम्पल के तौर पे, सरकारी स्कूल जहाँ पर कि सार्वजनिक जिसको कहा जाएगा, दूसरा निजी यानी कि प्राइवेट स्कूल, जो कि प्राइवेट पर्सन को चला रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से सार्वजनिक क्षेत्र क्या है, बेसिकली अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है जिसमें सरकार के स्वामित्व और संचालन सभी संगठन शामिल हैं। ठीक है, यहाँ पे सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले वे सभी चीजें शामिल हैं, जैसे स्कूल, अस्पताल, सड़कें, पुल। ठीक है, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। सार्वजनिक सबको मिला के क्या बोला जाता है, सार्वजनिक क्षेत्र। ठीक है, इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जनता को सेवा प्रदान करना, और बहुत ही कम मूल्य पे या फिर मुफ्त में। जैसे अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो जो फीस होती है वो ना के बराबर होती है, अगर आप रोड पे चलेंगे तो वो फ्री होती है, या फिर आपको छोटा मोटा उस पर टोल देना होता है। ठीक है, अगर वो सरकार ने ही बनाई है तो, अगर वो सरकार के अलावा प्राइवेट इंडस्ट्री ने बनाई है तो आपको टोल ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सार्वजनिक क्षेत्र की बात करें तो सार्वजनिक जगहों पे, चाहे पार्क हो सार्वजनिक, सरकारी पार्क हो, सरकारी स्कूल हो, सरकारी अस्पताल हो, तो यहाँ पे क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य ही क्या होता है, कल्याण करना। ठीक है, कल्याण करना, लोगों को फ्री सेवाएं दी जाती हैं या फिर कम से कम मूल्य पर दी जाती हैं, है ना। तो इसी को क्या बोलता है, सरकारी क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र बोला जाता है। यहाँ पे परिभाषा दी है, उसकी जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ चुनौतियां हैं, जैसे चुनौतियां मतलब कुछ इसके सामने कुछ प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले क्या है, बजट में कटौती, यानी कि सरकार को बजट जो है देखना पड़ता है। ठीक है, और हाल ही के वर्षों में जैसे जैसे सरकार ने, हम जानते हैं कि 1991-92 में जब से नई आर्थिक नीति आई थी, तब से सरकार ने जो है निजी क्षेत्रों को जो है निजी क्षेत्रों के लिए खोल दिया गया। निजी क्षेत्र भी अपनी चीज़ों का उत्पादन कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं। तो सरकार ने क्या करा, धीरे धीरे जो है अपनी ओर से जो पहले निवेश होता था सरकार की ओर से, वो धीरे धीरे उसमें कटौती होने लगी। तो ये एक बड़ी यहाँ पर कमी देखी गई कि बजट में कटौती देखी जाती है, जिससे क्या हुआ, सेवाओं की गुणवत्ता में कमी आई है। ठीक है, यानी कि सरकार के द्वारा जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं, ठीक है, निजी क्षेत्रों में तो क्वालिटी अब और बेहतर हुई है, लेकिन सरकार के द्वारा जो क्वालिटी दी जाती है वो धीरे धीरे उसमें कमी आई है। निजीकरण, निजीकरण का मतलब प्राइवेटाइजेशन, निजी हाथों में निजी लोगों को अवसर देना। ठीक है, कमी आई है, सार्वजनिक क्षेत्र में कमी आई है। क्यों आई है, क्योंकि अब निजी क्षेत्र को अवसर दिए जा रहे हैं। ठीक है, सेवाओं को प्रदान करने वाले निजी क्षेत्रों के संगठनों की संख्या में वृद्धि हुई है। अगर आप देखें तो आज के टाइम में जो बहुत सारी कंपनीज हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हो, कपड़े की कंपनी हो, खाने की कंपनीज हो, फूड से रिलेटेड हो, ये सभी क्षेत्रों, सभी कंपनियां बेसिकली कैसी हो गई हैं, प्राइवेट कंपनीज हुए हैं ना, सभी प्राइवेट इंडस्ट्रीज इसमें आ गई है। तो इससे क्या है, क्वालिटी जो है बहुत बढ़ के बहुत अच्छी आ गई है। लेकिन धीरे धीरे जो सरकारी जो
पकड़ है या सरकारी इंडस्ट्रीज, सार्वजनिक इंडस्ट्रीज हैं, वो कम होती चली गई। ठीक है। राजनीतिक हस्तक्षेप यानी कि धीरे जो सरकारी इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होती है, जिसका जो कि बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्टेज होती है। ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में कुछ सामान्य भ्रांतियां, भ्रांतियां मतलब गलतफहमियां भी हैं, जैसे कि इसमें कुछ दिए गए हैं। भ्रष्टाचार इसमें बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। और इसमें अकुशलता, अकुशलता मतलब मिसमैनेजमेंट जो ज़्यादा होता है सार्वजनिक क्षेत्रों में, सरकारी क्षेत्रों में। ठीक है। और इसमें कुछ बताया गया जैसे कि भ्रष्टाचार हो गया, अकुशलता हो गया, और सही से काम ना होना, जो कि बेसिकली मिसमैनेजमेंट ही है। तो ये बेसिकली कुछ भ्रांतियाँ दी गई हैं। इनको सुधारा कैसे जा सकता है सार्वजनिक क्षेत्र को? अगर हम पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दें और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दें। ठीक है। यानी कि पारदर्शिता का मतलब है कि चीज़ें सबके सामने क्लियर होगी, कैसे कैसे हो रही है, कहाँ कहाँ से टेंडर पास हो रहे हैं, किस तरीके से किसने अप्लाई किया, किसको मिला, ये सभी चीज़ें अगर ट्रांसपेरेंट हो जाए, पारदर्शिता पारदर्शी हो जाए, तो इससे भ्रष्टाचार जो कि खत्म हो जाएगा या फिर ना के बराबर हो जाएगा। और जिसने जो सरकार के द्वारा काम किया गया है, किसने किया है, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बननी चाहिए। अगर मान लीजिए किसी सरकारी पुल बना, और सरकारी पुल तो बन गया, उसमें अगर मान लीजिए वो टूट जाता है, उससे एक्सीडेंट हो जाता है, कई लोग मारे जाते हैं। ठीक है। तो उसके जो उसको पुल बनाया किसने, ठीक है, किस मिनिस्ट्री से पास हुआ, किस तरीके से हुआ, इन सब की जवाबदेही कुछ होनी चाहिए, जिससे कि लोग सरकारी जो मैनेजमेंट है वो बेहतर हो सके। दूसरा, दक्षता में सुधार। दक्षता मतलब स्किल्स होने चाहिए वहाँ के लोगों के पास। ऐसा नहीं है कि किसी ने एग्ज़ाम पास किया और आप बन गए कुछ। ठीक है। सिर्फ एग्ज़ाम पास करना जरूरी नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज होना ज़रूरी है, और साथ में पढ़ा लिखा भी होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम जो पॉलिटिकल लेवल पे जिस तरीके से कम पढ़े लिखे या बिल्कुल ना पढ़े लिखे लोग आ जाते हैं, वैसे ही उसमें जो सरकार यानी कि पब्लिक सेक्टर है उसमें भी ऐसा चल जाता है कि जो अनस्किलफुल लोग हैं, जिनके पास स्किल नहीं है, वो काम कर रहे हैं, तो इससे दक्षता में सुधार नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या चाहिए, बेसिकली स्किल्स बेटर हो। वो कैसे होगा, जब ट्रेनिंग बेटर होगी। ठीक है। प्रशिक्षण मिलेगा। ठीक है। प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग मिलेगी, और उसमें निवेश, सरकार के द्वारा उसमें निवेश किया जाए। ठीक है। तो यहाँ पर सरकारी यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र की बात की गई। अगला टॉपिक है विदेशी निवेश क्या है। विदेशी निवेश सिंपल सी बात है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो बाहर के देशों के द्वारा किसी दूसरे देश में, जैसे अगर हम बात करें बाहर के देश, मान लीजिए यूरोपीय देश है, चाइना है, अमेरिका है, अगर वो भारत में निवेश कर रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, विदेशी निवेश बोलेंगे। सिंपल सी बात है। तो विदेशी निवेश को भी हम मोटे तौर पर दो भागों में बांटते हैं: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफडीआई जिसको बोलते हैं, और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किसे बोलते हैं? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मतलब होता है कि बाहर की किसी कंपनी के द्वारा या बाहर की सरकार के द्वारा भारत में सीधे जमीन खरीदना, इंडस्ट्री लगाना। ठीक है। और लोगों को रोजगार देना, ये करना डायरेक्ट, मतलब अपने हाथ में चीजें ले रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, उसको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। ठीक है। और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि अप्रत्यक्ष में क्या होता है कि भारत की किसी कंपनी में जो है निवेश करना। ठीक है। उसका अब मालिकाना हक ना लेना, बल्कि किसी में निवेश कर देना, कुछ शेयर खरीद लेना। ठीक है। इस तरीके से, तो इसको क्या बोला जाता है, अप्रत्यक्ष निवेश कहा जाता है। जैसे इसमें कुछ चीजें दे रखी है। ठीक है। विदेशी निवेश क्या है, पूंजी प्रवाह का वो एक हिस्सा है। यानी कि पूंजी प्रवाह मतलब बाहर से भारत की ओर पूंजी आ रही है, पैसा कहाँ आ रहा है, भारत में आ रहा है। भारत कहाँ से आ रहा है, भारत बाहर के निवेशकों के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है। भारत की जो कंपनियां हैं, भारत में जो संसाधन है, उनके ऊपर निवेश किया जा रहा है। ठीक है। निवेश ऐसे नहीं किया जा रहा, एक बोझ के लिए नहीं किया जा रहा, बल्कि इसलिए किया जा रहा है ताकि उनको लाभ मिले भविष्य में। ठीक है। और घरेलू कंपनियों में, भारत की जो घरेलू कंपनियां हैं उसमें निवेश किया जा रहा है। ठीक है। बड़े बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है, बेसिकली जिनकी शाखाएं जो है, ब्रांचेस जो है पूरी दुनिया भर में फैली है, अलग अलग देशों में। ठीक है। वैसी कंपनियों को क्या बोला था, बहुराष्ट्रीय कंपनी। जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, आईबीएम है, भारत की जैसे खुद बहुत सारी कंपनीज है, टाटा है। ठीक है। या रिलायंस है। इस तरह की कंपनी क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है, क्योंकि इनकी कंपनी सिर्फ एक देश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये बहुत सारे इनकी ब्रांचेस अलग अलग देशों में है। ऐसी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय निगम, बहुराष्ट्रीय कंपनीज कहा जाता है। ठीक है। ये बड़े पैमाने पर जो है निवेश करती हैं। ऐसे ही बाहर बाहर की कंपनियां जो है भारत में निवेश करती हैं। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होगा, सीधे तौर पर निवेश करना। जैसे भारत में कुछ भौतिक निवेश कर दिया, कुछ जमीन खरीद ली, कोई कंपनी खरीद ली, इस तरीके से। ठीक है। भवन खरीद लिया, कुछ इंडस्ट्री खोल दी डायरेक्ट सीधा,
भारत में कोई अपनी ब्रांच खोल दी, उसे क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष निवेश। और प्रत्यक्ष निवेश के अंतर्गत जैसे किसी कंपनी में निवेश कर दिया, ठीक है, कंपनी ना खोल के कंपनी में निवेश कर दिया, उसके कुछ शेयर खरीद लिए इस तरीके से, तो उसे क्या बोलेंगे हम, अप्रत्यक्ष निवेश। ठीक है। तो विदेशी निवेश कैसे काम करता है, सिंपल सी बात है, इसी तरीके से काम करता है। मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। ठीक है। प्रत्यक्ष बनाम अप्रत्यक्ष निवेश ये भी वही है। ठीक है। इमारतों, मशीनों, कारखाना, अन्य उपकरणों को खरीदना, जो कि प्रत्यक्ष निवेश कहलाता है। ठीक है। सीधे तौर पर अप्रत्यक्ष निवेश के अंदर कंपनीज में और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, वित्तीय संस्थानों में निवेश करना, ठीक है, उसमें से कुछ हिस्सा लेना, इस तरीके से अप्रत्यक्ष निवेश कहलाता है। अब आगे इसी के बारे में दिया गया निवेश क्या है। आगे हमारे सामने है श्रम कानून सुधारों का अवलोकन। श्रम श्रम कानून क्या होते हैं बेसिकली। श्रम कानून का मतलब है कि लोग जो काम कर रहे हैं, यानी कि बहुत सारी कंपनीज हैं दुनिया भर में, भारत में क्या है, बहुत सारी कंपनीज हैं, उसमें क्या है, बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं। तो उन एम्प्लॉयज की सुरक्षा, उनके काम की सुरक्षा के लिए भारत सरकार के द्वारा कुछ कानून बनाए गए हैं, जिनको क्या बोला जाता है, श्रम कानून बनाया जाता, बोला जाता है। जैसे कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपके जो है काम के घंटे कितने होंगे, एक पर्टिकुलर काम के लिए वेतन का एक रेंज तय की जाती है कि आपका वेतन कितना होगा, कितने तक हो सकता है। ठीक है। जैसे अगर हम आज के समय में बात करें कि एक छुट्टियां कितनी होंगी, ठीक है, और कि वेतन के कितने किस रेंज में होगा। और तो अगर हम बात करें तो कि जो हमारा पीएफ कटता है वो किस आधार पर कटेगा। ठीक है। ये सभी क्या है, बेसिकली कानून के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, ऐसा नहीं कि कंपनीज अपनी मर्जी से देती है। ठीक है। उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हर कंपनी में चलता है, लेकिन अगर हम बात करें तो ये सरकार के द्वारा ही तय किए जाते हैं मोटे तौर पर। ठीक है। तो इन्हीं को क्या होता है, श्रम कानून। धीरे धीरे इनमें काफ़ी सुधार हो गए। अगर आप आज से 10 15 20 साल पहले देखें और आज की तुलना करें, तो धीरे धीरे इन चीज़ों में सुधार होता हुआ दिख रहा है। ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर जागरूकता बढ़ी है कि जो मजदूर हैं या फिर जो कंपनीज के वर्कर हैं, जो कंपनीज के एम्प्लॉय हैं, उनके भी कुछ अधिकार हैं। ठीक है। अगर ये क्या है, धीरे धीरे अगर आप देखें तो हाल ही में धीरे धीरे एक नया जो है ट्रेंड जो है भारत में भी चला है कि वीकेंड, यानी कि हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी देना। तो ये भी क्या है, धीरे धीरे भारत सरकार के जो है श्रम कानून के सुधार के जरिए हो रहा है। ठीक है। तो इसके तहत भारत सरकार या फिर दुनिया भर की अपनी अपनी सरकारें जो है अपने अपने देशों में समय समय पर जो है इस तरह के श्रम कानूनों को जो है लागू करती रहती है, नए नए कानून बनाती रहती है, ताकि एम्प्लॉयज़ हैं, ताकि जो श्रम, जो मजदूर हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनका शोषण ना हो सके। ठीक है। इस तरीके से छँटनी और कौन सी इंडस्ट्री को क्या कहा जाएगा, कितने एम्प्लॉय किसी इंडस्ट्री में काम करेंगे तो उसको क्या नाम दिया जाएगा उस इंडस्ट्री को। ठीक है। इस तरीके से जैसे हम बात करें कि यहाँ पर जैसे छँटनी, अगर मान लें करें 100 या अधिक श्रमिकों को काम पर रखने वाले प्रतिष्ठानों को बंद करने, छँटनी या छँटनी के लिए सरकारी अनुमति की आवश्यकता होती है। मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है, कोई कंपनी है जहाँ पर 100, लगभग 100 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, और वो अपनी कंपनी को एकदम से बंद कर दे, तो ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले, भले कंपनी आपकी है, लेकिन सरकार के जो श्रम कानून है उसके अंतर्गत ये कहा गया कि आपको पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी। कम से कम अगर आपके यहाँ 100 एम्प्लॉय है तो आपको सरकार से अनुमति लेनी होगी। 100 या 100 से ज़्यादा तो आपको सरकार से अनुमति लेनी होगी, तभी आप अपनी कंपनी को बंद कर सकते हैं या उसकी छँटनी कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यह तर्क दिया गया कि इसमें फर्मों के लिए निकास अवरोध पैदा कर दिया गया, यानी कि इसका विरोध भी किया जाता है, लेकिन ये श्रम कानून के अंतर्गत किया गया एक बेहतर प्रयास भी कह सकते हैं हम इसे। ठीक है। श्रम प्रवर्तन, कि अगर आपका कोई शोषण कर रहा है, ठीक है, गलत तरीके से आपसे काम करवा रहा है, तो आपको, तो सरकार उसको क्या दंड, कानून के जरिए क्या दंड हो सकता है, उस कंपनी के अंतर्गत जो भी मैनेजमेंट है, ये सब चीज़ें। ट्रेड यूनियन क्या होती है बेसिकली, यूनियन का मतलब लोगों का एक तरीके से मीटिंग, या लोगों की एक तरीके से संगठन बनाया जाता है लोगों के द्वारा, ताकि अपने अपने अधिकारों का वो मांग कर सके। अगर कोई भी चीज़ गलत हो रही है तो उसका विरोध कर सके। जैसे हम ट्रेड यूनियन की बात करें तो व्यापारियों की अलग अलग यूनियन होती है, जैसे कपड़ा व्यापारियों की अलग यूनियन हो गई। सरकार के द्वारा मान लीजिए कपड़ा इंडस्ट्री के लिए नए रूल्स लाए गए, और लोग उससे, जो व्यापारी हैं
वो उससे खुश नहीं है, तो वो अपनी यूनियन इकट्ठी करते हैं, मतलब एक समूह में आते हैं और सरकार का विरोध करते हैं, सरकार से मांग करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग इंडस्ट्रीज की अपनी अपनी यूनियन होती है, ठीक है। जैसे एजुकेशन में होती है, जैसे अलग अलग इंडस्ट्रीज में होती है, इसी को क्या बोला जाता है, ट्रेड यूनियन बोला जाता है। उनके कुछ सुरक्षा मानक होते हैं, ठीक है, जो उन्हें फॉलो करने होते हैं, ये सब चीज़ें। तो ये क्या है, श्रम कानून, ये आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि श्रम कानून जो बेसिकली कहाँ आता है, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। बेसिकली हमारे संविधान में 3 तरह की सूचियों की बात की गई है, एक तो केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। बोलना है कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर कहा गया है कि कौन कौन किस किस के पास अधिकार है, राज्य सरकार के पास अधिकार है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के पास अधिकार है, किसके पास अधिकार है कानून बनाने का। अगर इसके लिए उसको संविधान में 3 सूचियां बनाई गई है। जो केंद्र सूची के अंदर जो विषय डाले गए हैं, जैसे कि रक्षा, जैसे कि रेलवे, ठीक है, इस तरीके के जो पूरे भारत में अप्लाई होते हैं, इस तरीके के जो विषय हैं, इनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। इसलिए इसको कैसे डाला, केंद्र सूची में डाला गया है, ठीक है। फिर दूसरी आती है राज्य सूची, जैसे कि हम बात करें ये सिंचाई से संबंधित, कृषि से संबंधित और शराब से संबंधित, ये सभी क्या है, ये इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, राज्य सूची को, ठीक है, राज्यों को अधिकार है। प्रत्येक राज्य अपने अपने अकॉर्डिंग इस पे कानून बना सकते हैं अपने अपने राज्य में, राज्य सरकार। जैसे को बोला था राज्य सूची के अंतर्गत विषय। फिर आता है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची जिस पर दोनों ही यानी केंद्र भी और राज्य भी दोनों ही कानून बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे जैसे कि एजुकेशन की बात हो गई, ठीक है, जहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है। तो यहाँ पर क्या है, इसी को क्या बोला जाता है, जो श्रम श्रम संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है, यानी कि केंद्र भी और राज्य दोनों ही इसमें क्या है, कानून बना सकते हैं, ठीक है। 2019 में श्रम श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 29 केंद्रीय कानूनों को श्रम संहिता पर 4 विधेयक पेश किए थे, ठीक है। 2019 में नया कानून बनाया गया था, ठीक है। ये कुछ इसका टॉपिक दिया है मजदूरी के ऊपर, औद्योगिक संबंध कैसे होने चाहिए, सामाजिक सुरक्षा कैसे होगी, इन सभी मुद्दों पर, ठीक है। एक बार आप इनको पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये बहुत सारे कानून नहीं दिए गए हैं कि आज़ादी के बाद से और अब तक क्या क्या सुधार हुए हैं, ठीक है। एक दो अगर आप पढ़ लेंगे, जैसे 2019 में लेटेस्ट आया वेतन को पर कोड, 1936 में सबसे पहला आया वेतन भुगतान अधिनियम, ठीक है। और जो भीमराव अम्बेडकर थे, बी आर अम्बेडकर, उन्होंने जो है इन कानूनों को लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, यानी कि इसके लिए बहुत ही ज़्यादा एफर्ट किए थे। जो बेसिकली जो वर्कर्स हैं उनकी लाइफ को आसान बनाने के लिए बी आर अम्बेडकर के द्वारा इस पर चीज़ों को पर बेसिकली बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था, ठीक है। और बहुत सारे इस तरीके के कानून दिए गए हैं। तो बेसिकली जो आपका चैप्टर है यहीं पे समाप्त होता है। तो अगला जो चैप्टर है वो हम अगली वीडियो में करेंगे, सेवा एवं व्यापार। और आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, मैंने इसीलिए आपने देखा होगा कि ये बहुत सारे जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको मिला के ये चैप्टर बनाया गया है, इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में आपको पढ़ाया है, ताकि आपको सिर्फ वही बातें समझे जो आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।